एक सर्द और सुनसान दोपहर थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा का झोंका चल रहा था। आयरिश अकेली एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में आंसू थे। वो उस जगह पर खड़ी थी जहाँ कुछ हफ्ते पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी। वो सिर्फ 8 साल का था। एक हाइकिंग ट्रिप के दौरान वो इस चट्टान से फिसल कर गिर गया था और आयरिश उसे बचा नहीं सकी थी। इस हादसे ने आयरिश को अंदर से तोड़ दिया था। पछतावे का बोझ और बेटे को खोने का दर्द उसको हमेशा परेशान करता रहता। वो हर टाइम खुद को दोषी मानती रहती और वो यह सोचती रहती कि उस दिन वो अपने बेटे को इस जगह क्यों लाई, क्यों उसने उसे इतनी खतरनाक जगह पर चढ़ने दिया। ये सारी बातें उसे दिन रात परेशान करती रहती। वो अपने बेटे की यादों में खोई हुई चट्टान के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें नीचे उस खाई को देख रही थी जहाँ उसके बेटे की मौत हुई थी। आयरिश का मन अब जीने की उम्मीद हो चुका था। उसने फैसला किया था कि वो इस दुनिया को छोड़ देगी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी उसके बेटे के बिना अधूरी है। जैसे ही आयरिश ने अपना आखिरी कदम आगे बढ़ाया, पीछे से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? आयरिश चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था। वो करीब 35-40 साल का लग रहा था। उसका नाम रिचर्ड था। उसने आयरिश के चेहरे की हालत को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि कुछ गलत होने वाला है। रिचर्ड ने अपनी बातों से आयरिश को संभालने की कोशिश की। उसने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी पत्नी और बेटे को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। उसकी आवाज में दर्द था और उसकी आंखों में सच्चाई। उसने कहा, जिंदगी में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें अंदर से खत्म कर देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। मैंने भी सोचा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं आज यहाँ हूँ और जिंदा हूँ। शायद आप भी कोशिश करें तो सब ठीक हो सकता है। आयरिश ने उसकी बातों को सुना और उसकी बातों को सुनकर उसका मन बदल गया। शायद उसने पहली बार महसूस किया कि वो अकेली नहीं है जो दर्द में है। धीरे धीरे उसने अपने कदम पीछे हटाए और रिचर्ड के साथ चलने का फैसला किया। आयरिश को लग रहा था कि वो सही रास्ते पर है। रिचर्ड ने उसकी जान बचाई थी और वो उसके साथ पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंची, रिचर्ड का बिहेवियर अचानक से बदल गया। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। उसने अपनी पॉकेट से एक स्टन गन निकाली और आयरिश पर हमला कर दिया। आयरिश कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो बेहोश हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो किसी गाड़ी के पीछे लेटी हुई है। उसके हाथ जिप टाइज से बंधे हुए हैं। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नहीं छुड़ा सकी। रिचर्ड गाड़ी चला रहा था। उसका चेहरा अब बिल्कुल अलग था, खतरनाक और बेरहम था। उसने आयरिश की तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें पकड़ने आया था। आयरिश अब रिचर्ड की कैद में थी और गाड़ी तेजी से गहरे जंगल में जा रही थी। लेकिन आयरिश इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी जैकेट की इनर पॉकेट में छिपाई हुई छोटी सी पॉकेट नाइफ को याद किया। धीरे धीरे उसने अपने हाथों को मोड़कर अपनी पॉकेट तक पहुंचाया। उसकी उंगलियां नाइफ तक पहुंच गईं। उसने नाइफ को बाहर निकाला और जिप टाइज को काटने की कोशिश शुरू कर दी। रिचर्ड गाड़ी चलाते समय बीच बीच में पीछे मुड़कर देख रहा था। उसने कहा, तुम्हें पता है, भागने की कोशिश करना बेकार है। ये जंगल तुम्हें खा जाएगा। आयरिश ने उसकी बातों को इग्नोर किया और चुपचाप जिप टाइज को नाइफ से काटती रही। कुछ मिनट स्ट्रगल के बाद जिप टाइज कट गई। आयरिश के हाथ आजाद हो गए। उसने तुरंत रिचर्ड पर पीछे से हमला कर दिया। रिचर्ड का ध्यान गाड़ी चलाने पर था, इसलिए वो आयरिश के अचानक हमले से चौंक गया। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी के रुकते ही आयरिश ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड उससे तेज था। उसने आयरिश का हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। आयरिश ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड ने अपनी जेब से एक सिरिंज निकाली। आयरिश ने उसको देखा भी, लेकिन उससे बचने का टाइम नहीं था। रिचर्ड ने सिरिंज को आयरिश के हाथ में लगा दिया और एक खतरनाक स्माइल के साथ कहा, ये तुम्हें भागने नहीं देगा। तुम्हारे पास अब सिर्फ 20 मिनट है और उसके बाद तुम्हारा शरीर पैरालाइज हो जाएगा और तुम भाग नहीं पाओगे। आयरिश ने अपने शरीर की पूरी ताकत से रिचर्ड को धक्का देकर खुद को छुड़ा लिया और तेजी से भागने लगी। भागते भागते उसने महसूस किया कि इंजेक्शन का असर शुरू हो चुका है। उसकी टांगों में भारीपन महसूस होने लगा। उसके लिए हर एक कदम उठाना अब मुश्किल हो रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि टाइम तेजी से खत्म हो रहा है। कुछ दूरी पर उसे पानी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक नदी की थी। आयरिश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने आखिरी बची हुई ताकत के साथ नदी की तरफ दौड़ लगा दी। वो गिरते पड़ते नदी के किनारे तक पहुंची और बिना सोचे समझे खुद को पानी में ढकेल दिया। उसकी बॉडी तेज पानी में बहने लगी। पानी में बहते हुए आयरिश ने देखा कि रिचर्ड नदी के किनारे खड़ा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। नदी का तेज पानी आयरिश को अपने साथ दूर ले जा रहा था। पानी की ठंडक और उसकी खराब हालत ने उसे लगभग बेहोश कर दिया था।
लेकिन नदी उसे एक ऐसे इलाके की ओर ले गई जहाँ उसे बचने की उम्मीद दिखाई दी। आयरिश ने सोचा कि शायद वो रिचर्ड से दूर जा चुकी है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती हैं। उसकी बॉडी लगभग पैरालाइज हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। फिर भी उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। थोड़ी दूर पर एक छोटा पुराना घर था। यह घर बिल नाम के एक बूढ़े आदमी का था जो जंगल के इस इलाके में अकेले रहता था। बिल एक शांत और अच्छा इंसान था। उसने जब नदी के पास हलचल सुनी तो बाहर आके देखा। उसे आयरिश की बॉडी लगभग बेहोशी की हालत में मिली। बिल ने आयरिश को तुरंत उठाया और उसे अपने घर के अंदर ले आया। उसने देखा कि आयरिश पूरी तरह से भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी और उसकी आंखों में डर था। आयरिश की हालत ऐसी थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन बार बार पलक झपकने से बिल ने समझ लिया कि वो कुछ कहना चाहते हैं। बिल ने कहा, शांत हो जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी रिचर्ड, जो आयरिश को नदी में बहते हुए देख चुका था, बिल के घर तक पहुंच गया। रिचर्ड ने दरवाजा खटखटाया। बिल ने दरवाजा खोला और रिचर्ड उसके सामने खड़ा था। उसने बहाना बनाते हुए कहा, आपने शायद मेरी वाइफ को देखा होगा, वो बीमार है और खो गई है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। बिल ने रिचर्ड को अंदर आने दिया, लेकिन वो बहुत सावधान था। उसने रिचर्ड की हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। आयरिश, जो थोड़ा होश में आ चुकी थी, उसने रिचर्ड की आवाज सुनते ही डर से अपनी आंखें फैला ली। वो अपनी उंगलियों से बिल को इशारा करने लगी, जैसे उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। बिल ने आयरिश के डर को समझ लिया। उसने रिचर्ड से कहा, तुम यहीं रुको, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वो तुम्हारी वाइफ को ढूंढने में मदद करेगी। यह सुनते ही रिचर्ड का असली रंग सामने आ गया। उसने तुरंत बिल पर हमला कर दिया। बिल ने अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की। उसने एक लोहे की छड़ी उठाई और रिचर्ड पर हमला किया, लेकिन रिचर्ड ने बिल को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। बिल ने आयरिश को बचाने की आखिरी कोशिश की। उसने अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन एक खतरनाक फाइट के बाद रिचर्ड ने बिल को मार डाला। बिल का खून फर्श पर फैल गया और आयरिश अपनी आंखों के सामने ये सब देखती रह गई। रिचर्ड अभी भी नहीं रुका। उसने बिल के घर में आग लगा दी ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। आयरिश को उसने एक बार फिर अपने कब्जे में ले लिया। अब आयरिश लगभग पूरी तरह से हार चुकी थी। रिचर्ड ने आयरिश को अपनी गाड़ी में घसीटा और इस बार उसे एक झील की ओर ले जाने लगा। उसका इरादा साफ था, वो आयरिश को इस बार हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। लेकिन आयरिश ने ठान लिया था कि वो आखिरी दम तक लड़ेगी, चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो हार नहीं मानेगी। घने जंगल में और ठंडे पानी पर एक बोट झील के बीचों बीच खड़ी थी। चारों तरफ एक खामोशी थी, सिवाय झील की धीमी लहरों के। रिचर्ड ने आयरिश को बोट के बीचों बीच मजबूती से बांध रखा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इरादा था, आयरिश को हमेशा के लिए खत्म करना। रिचर्ड बोला, मैंने कहा था ना, तुम मुझसे बच नहीं सकती। अब तुम्हारी कहानी खत्म होने का टाइम आ गया है। आयरिश चुपचाप उसे देखती रही क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। रिचर्ड ने बोट को झील के गहरे हिस्से में ले जाकर रोक दिया, लेकिन आयरिश ने हार नहीं मानी थी। रिचर्ड जैसे ही उसे लोहे की चेन से बांधने लगा, रिचर्ड की नाइफ जो उसने बोट के कोने में रख रखी थी, आयरिश की नजर में आ गई। उसने अपने सुन्न हाथों को हिलाने की कोशिश की और किसी तरह नाइफ तक पहुंच गई। आयरिश ने झट से नाइफ उठाया और उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। रिचर्ड दर्द से चिल्लाया और बोट में पीछे की ओर गिर गया, लेकिन वो अभी मरा नहीं था। उसने खुद को संभाला और आयरिश की तरफ झपटा। बोट पर दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई हुई। रिचर्ड ने आयरिश को पकड़कर पानी में धकेलने की कोशिश की, लेकिन आयरिश ने उसे नाइफ से लगातार रोका। इसी टाइम रिचर्ड की गन भी बोट में गिर जाती है। आयरिश ने अपनी आखिरी ताकत से गन की तरफ हाथ बढ़ाया। रिचर्ड ने उसे रोकने की कोशिश की। रिचर्ड की तरफ निशाना लगाते हुए आयरिश ने बिना झिझक के ट्रिगर दबा दिया। गोली रिचर्ड के सीने में जा लगी। एक दो गोलियां बोट में भी लग गईं, जिससे उसमें छेद हो गए। पानी बोट के अंदर आने लगा और वो तेजी से डूबने लगी। आयरिश ने तुरंत खुद को आजाद किया और पानी में छलांग लगा दी। ठंडे पानी से उसकी सांसें रुक रही थी, लेकिन उसने अपने हाथों और पैरों को हिलाते हुए झील के किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। रिचर्ड, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसने भी बोट से बाहर निकलने की कोशिश की। वो किसी तरह पानी के सहारे किनारे तक पहुंचा। आयरिश ने जैसे तैसे खुद को किनारे पर पहुंचाया। ठंडी हवा और गीले कपड़ों के बावजूद उसने खुद को खड़ा किया। उसने देखा कि रिचर्ड भी किनारे पर पहुंच चुका था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था, खून से लथपथ और मरने की कगार पर था। आयरिश उसके पास आई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वो शांत थी, मानो सब कुछ खत्म हो चुका हो। उसने रिचर्ड की तरफ देखा और धीरे से कहा, थैंक यू। ये वर्ड्स एक अजीब से सेटिस्फेक्शन और आयरिश के जीने के इरादे को दिखा रहे थे। रिचर्ड ने उसे चुपचाप देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। आयरिश ने उसे वहीं छोड़ दिया और खुद को बचाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ गई। अब वो हार मानने वाली नहीं थी। वो जान चुकी थी कि उसकी जिंदगी अपने बेटे की यादों के साथ भी चल सकती थी। जंगल के घने रास्ते में चलते हुए आयरिश की आंख में एक नई होप थी। उसने मौत को हराया था और अब वो जिंदगी जीने के लिए तैयार थी।